बिना कार्य के दूरदृष्टि दिवा स्वप्न होता है। यानी केवल आप विजन बनाए और कार्य न करें तो बिना कार्य के दूरदृष्टि दिवा स्वप्न होता है। बिना कार्य के दूरदृष्टि दिवा स्वप्न। बिना दूरदृष्टि के कार्य दुखद अनुभव या भयानक स्वप्न होता है। हो सकता है नाइटमेयर का मतलब दुखद अनुभव। बिना दूरदृष्टि के कार्य दुखद अनुभव या भयानक स्वप्न, बुरा स्वप्न जिसे कह सकते हैं, बुरे स्वप्न के समान होता है। तो कोई भी कार्य करने से पहले उसकी योजना इसलिए हम बनाते हैं कि कार्य कैसे करना है, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और आगे कैसे है और क्या इससे प्राप्त होगा। वो भी जरूरी है कि क्या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम ये कार्य करना चाहते हैं, तो वो भी बहुत जरूरी है। उसके बिना वो संभव नहीं है। चलिए, डिस्टेंस पाथ कल हमने डिस्कस किया था। कल जैसा मैंने कहा था, इसके डिफिनेशन आपको बताया था कि डिस्टिंक्टिव पाथ selected by the trainees or the learner among the various available e-learning और ऑनलाइन पाथ। तो जो भी ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध है उसमें से कोई अपने सुविधा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार जो विद्यार्थी चुनता है उसे हम डिस्टेंस पाथ करते हैं। इवन तो जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड करते हैं वो भी एक पाथ, एक स्ट्रिक्ट प्रोग्राम और शेड्यूल्स फॉलो करते हैं कि कब शुरू करना है, कहां से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, कौन फैकल्टी होंगे, कहां होंगे, क्या फीडबैक होगा, क्या रिमार्क्स होंगे, क्या वो सब। तो उनका भी एक डिस्टिंक्ट पाथ होता है। फ्रॉम स्टार्टिंग अप टू एंड कंप्लीट जो लर्निंग प्रोसेस है, कंप्लीट लर्निंग प्रोसेस जो ऑनलाइन होता है उसे हम लर्निंग पाथ भी कह सकते हैं कि एक लर्निंग पाथ है। तो जो आजकल ऑनलाइन जो ये सर्विस दी जाती है, ऑनलाइन जो इंस्ट्रक्शन से ऑनलाइन कोर्सेज कराए जाते हैं, तो इसमें कितने तरह के होते हैं, नहीं टाइप, किस वेराइटीज के कोर्स करा सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पहले टाइप ऑफ डिस्टेंस पाथ। तो कितने तरह के डिस्टेंस पाथ, बस केवल नाम में बता दें, डिस्क्रिप्शन तो आप रहेगा। तो स्टूडेंट ओरिएंटेड, विद्यार्थी केंद्रित कोर्सेस। तो जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो विद्यार्थी केंद्रित कोर्सेज चलाते हैं, यानी विद्यार्थी का एप्टीट्यूड क्या है, उसका लेवल क्या है, क्या किस स्टैंडर्ड्स के बच्चे इसमें आएंगे, एंट्री क्वालिफिकेशन क्या है। तो विद्यार्थी केंद्रित या प्रशिक्षणार्थी केंद्रित कोर्सेस, इसको ध्यान में रख के वो बनाया जाता है। दूसरा है मल्टीपल इंटेलिजेंट। डिफरेंट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जो है, डिफरेंट मेंटल लेवल। जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमने पढ़ा था कि डिफरेंट मेंटल लेवल्स होते हैं। इंटरेस्ट होता है, रुचि मतलब इंटरेस्ट, अटेंशन, स्टाइल, स्टूडेंट्स का डिफरेंट होता है। तो उस कोर्सेज बनाते हैं कि डिफरेंट एप्टीट्यूड और डिफरेंट मेंटल लेवल या डिफरेंट एप्टीट्यूड्स के विद्यार्थियों इस कोर्स को करना चाहें तो उसके लिए क्या क्या आवश्यकता होगी। तो डिफरेंट मेंटल लेवल यानी जिन विद्यार्थियों का मानसिक स्तर अलग अलग होता है,
उसके लिए ये कोर्स बनाते हैं, तो इसे हम कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंट कोर्सेस। तीसरा है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक जैसा नाम ही बताता है कि भाषा संबंधी। तो ये क्या करता है, इसके ऐसे कोर्सेज होते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, डिस्कशन, एबिलिटीज आर डेवलप, EIES कर दीजिए, एबिलिटीज आर डेवलप। अब देखेंगे ऑनलाइन लोग कहते हैं कि हमारे कोर्स की ये विशेषता है, इस कोर्स में करने से ये आपको मिल जाएगा। तो इस तरह के कोर्स लिंग्विस्टिक कोर्सेस यानी भाषा संबंधी कोर्स आप कर सकते हैं। लिंग्विस्टिक यानी भाषा संबंधी कोर्सेस। इसमें क्या होता है, प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण की दक्षता, संप्रेषण की दक्षता और समूह में परिचर्चा करने की दक्षता, लीडरशिप क्वालिटीज। तो ऐसे करके जहां कहें आपकी बोलने की क्षमता का वो विकास करते हैं कि आप अच्छी तरह से बोल सके, चाहे ओरल प्रेजेंटेशन हो, प्रेजेंटेशन हो, कम्युनिकेशन हो, तो आप अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सके। उस तरह के कोर्सेस, उस तरह के लिए ये कोर्सेस होते हैं। इसमें प्रस्तुतिकरण की क्षमता, संप्रेषण की क्षमता, समूह में परिचर्चा करने की क्षमता, इस तरह की योग्यता डेवलप करने के लिए जो कोर्सेज होते हैं उन्हें लिंग्विस्टिक कोर्सेज कहते हैं। और चौथा होता है लॉजिकल। लॉजिकल यानी तर्कसंगत। लॉजिकल तो आते हैं जैसे आपके वोकेशनल स्किल, कंप्यूटर and other related abilities are developed. ये स्पेशली टेक्निकल और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। जैसे वोकेशनल स्किल यानी व्यवसायिक दक्षता, वोकेशनल स्किल को कहते हैं व्यवसायिक दक्षता। साइंस यानी विज्ञान, मैथ तो जानते हैं, कंप्यूटर और इससे रिलेटेड और छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर के अलग अलग कोर्सेज होते हैं, ये वो भी अभी चलाते हैं। कोई भी आप देखें, आजकल आप जाएं ऑनलाइन तो मशीन लर्निंग के या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, कंप्यूटर के घंटे के हिसाब से कोर्सेज चलते हैं, 50 घंटे, 100 घंटे, 30 घंटे। तो ये जो कोर्सेज होते हैं टेक्निकल रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होते हैं उनको हम डिस्टेंस लर्निंग पाथ में लॉजिकल कोर्सेज कहते हैं। ये लॉजिकल कोर्सेज है जो ज्यादातर मेजोरिटी इसको अटेंड करते हैं। लॉजिकल कोर्सेज है, इसमें ये सब आते हैं। वो जो सिस्टमेटिक कोई जैसे युग्नो का कोर्स है तो बीए करा रहा है तो बीए का पूरा सिलेबस होगा, उस सिलेबस के अनुसार वो कोर्स करेगा। कोई बीटेक का कोर्स करा रहा है, एमटेक का कोर्स करा रहा है, सिस्टमेटिक ऑलरेडी वेल डिजाइन कोर्स है, अप्रूव्ड कोर्सेस है, उनकी बात यहां मैं नहीं कर रहा हूं, वो तो चलते हैं ऑनलाइन। उसके अलावा एडिशनल टू दैट जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुद अपना डिजाइन करता है, जैसे और कोर्सेज हैं, वो तो किसी न किसी कॉम्पिटेंट बॉडी द्वारा या रेगुलेटरी बॉडी जैसे हम कहते हैं AICT के द्वारा या NCVT के द्वारा या स्कूल बोर्ड के द्वारा या UCG के द्वारा वो जो कोर्सेज ऑलरेडी डिजाइंड है वो करते ही है, वो तो रेगुलर चलते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी है, कल मैंने बताया था डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी
और 140 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी कर रहे हैं, तो करते ही है। उसके अलावा जो छोटे छोटे ऑनलाइन प्रोवाइडर्स है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वो ही कोर्स उसको चलाते हैं। वो सब तो जो डिटेल्स है, ऐसा नहीं कि केवल यही है, वो तो है, उसके अलावा ये कंफ्यूज मत करें कि केवल यही कोर्सेज है होंगे। तो लॉजिकल कोर्सेज कहते हैं। आगे है, नेक्स्ट है काइनेस्थेटिक। जहां कुछ परिश्रम करना हो, पुश या पुल, तो शारीरिक अभ्यास संबंधी जो कोर्सेज होते हैं। काइनेस्थेटिक का मतलब हुआ शारीरिक अभ्यास जिसमें करना पड़ा। तो जैसे ये योगा, डांस क्लासेस, योगा, मेडिटेशन, और फैशन टेक्नोलॉजी के जो कोर्सेज है वो भी इसी में आते हैं। इसे हम कहते हैं काइनेस्थेटिक, यानी जो शारीरिक अभ्यास, योग जैसे योगा करना, डांस के, नृत्य के क्लासेस कुछ होते हैं जो नृत्य सिखाते हैं, ऑनलाइन नृत्य के क्लासेस, मेडिटेशन यानी ध्यान लगाना कैसे हो, या फैशन टेक्नोलॉजी वो भी सिखाते हैं कि कैसे आप कटिंग करेंगे, या कोई एम्ब्रॉयडरी के कोर्सेज हैं, तो वो सब इसमें आते हैं। छोटे छोटे कोर्सेज जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, एनसीवीटी के जो कोर्सेज है, उसके अलावा ये छोटे छोटे कोर्सेज आवरली बेस्ड कोर्सेज होते हैं। 10 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे, 100 घंटे, ऐसे करके 1 घंटे वाइज कोर्सेज चलते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसमें इंटरपर्सनल। इंटर यानी जैसा मैंने बताया था कि दो व्यक्तियों के बीच, यानी व्यक्ति से संबंधित। तो इसमें जैसे टीम वर्किंग, ग्रुप प्रोजेक्ट, पीयर टीचिंग, इस तरह के कोर्सेज चलाते हैं। ऑनलाइन आप देखेंगे ये सब मिल जाएगा आपको। तो सॉरी, टीम एम है, ये नहीं, टीम वर्किंग यानी टीम के रूप में काम करना, और कोई समूह में परियोजना को करना। समूह में परियोजना यानी ग्रुप प्रोजेक्ट, समूह में परियोजना करना, टीम में काम करना। पीयर यानी जो अपने साथ के लोग हैं, अपने सहपाठी या सहयोगी को शिक्षण देना, सहपाठी या सहयोगी को शिक्षण देना जो अपने साथ या अपने लेवल के हैं, अपने साथ कार्य करते हैं, तो उनको हम कहते हैं पीयर। तो पीयर टीचिंग इसमें आता है। और नेक्स्ट है इंट्रा। सेल्फ के लिए जो होता है, सेल्फ अवेयरनेस, विल पावर, कॉन्फिडेंस, जो भी आप इंडिविजुअल्स के लिए है। इंट्रा यानी व्यक्ति का अपना विकास, व्यक्तिगत विकास जिसे हम कहें, किसी दो व्यक्ति या समूह का विकास नहीं, व्यक्ति का विकास होता है, उसे हम इंट्रा पर्सनल कहते हैं। जैसे सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं के प्रति जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं के प्रति जागरूकता। विल पावर, इच्छा शक्ति कैसे बढ़ाएं, इस पर भी कोर्सेज होते हैं। साहस आप कैसे बढ़ाएं, हिम्मत ना हार जाए, चलिए होता है एग्जाम से पहले एक डर सी रहती है। जैसे कल प्राइम मिनिस्टर जी ने चर्चा किया, परीक्षा पे चर्चा, तो ठीक है, एक कॉन्फिडेंस तो आता है, एक साहस आता है कि मैं कर सकता हूं। आज देखा है कोटा में
कोई लड़की का ये दिखा रहा था, 17-18 साल की लड़की थी, मेडिकल की तैयारी कर रही थी, उसने सुसाइड कर लिया। कोटा में तो बहुत केसेस हो रहे हैं, तो बड़ा दुख होता है पढ़ के कि मतलब माँ बाप क्यों इतना प्रेशर दे रहे हैं। भाई मेडिकल में नहीं जाएंगे, फार्मेसी में जाएंगे, बहुत कैरियर है। क्या डॉक्टर ही बनना ही एक कैरियर है या इंजीनियर ही बन जाना एक कैरियर? 18 साल, और उसने वही लिखा है, मतलब उसने सुसाइड नोट में जो लिखा कि सारी मम्मी पापा आई एम लूजर। उसे लगा कि इस बार भी मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, अभी शायद एग्जाम तो हुए नहीं है, हो गए एग्जाम मेडिकल वाला शायद हो गया। हाँ, तो उसे लगा होगा कि बड़ा दुख होता है, तो गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बच्चों को भी समझना चाहिए, पेरेंट्स दोनों को समझना चाहिए कि ठीक है, सभी बच्चे कुछ एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते तो उनके लिए दूसरा डॉक्टर इंजीनियर ही केवल एंड ऑफ द जॉब या एंड ऑफ द कैरियर थोड़ा। छोटे छोटे कैरियर्स में देखिए, एक जो इतना कोई बिजनेस छोटा, आजकल तो यूट्यूब पे एक अगर खोल लेता है कोई तो कमा रहा है। अच्छे जो यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, आपका देखिए इसमें शुरू हो गया है ये जो क्या बोलते हैं स्टार्टअप में यूट्यूबर और ब्लॉगर स्टार्टअप में अपनी कंपनी छोटे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनको हेल्प दे रही है। तो देयर इज ए विल देयर इज ए वे। कुछ आप करना चाहेंगे किसी एक फील्ड में, कोई भी छोटा मोटा जिस फील्ड का आपको नॉलेज है उस फील्ड में अपना काम करिए। जरूरी है कि सभी लोग डॉक्टर इंजीनियर या एमटेक या बीटेक या बीए और वो बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कैरियर तो आप आईटीआई से शुरू करके और अच्छा कमा सकते हैं। आप सक्सेस स्टोरी में जाएं तो कितने बच्चे आईटीआई करके आज कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी चला रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो ठीक, चलिए, तो ये इंट्रापर्सनल जो व्यक्ति का अपने विकास के लिए होता है, सेल्फ अवेयरनेस यानी स्वयं के प्रति जागरूकता, इच्छा शक्ति, साहस, होगा ये कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, व्यक्तित्व का विकास, ऐसे कोर्सेज चलाते हैं। लास्ट है ग्रुप एक्टिविटीज। ग्रुप एक्टिविटी समूह में क्रिया करना। देखें आपके कितने प्रोजेक्ट वर्क्स आते हैं। कहते हैं कि आपको अगर कोई प्रोजेक्ट करना है हाई स्कूल या इंटर या डिप्लोमा, जब आपका पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कॉलेज में जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उस प्रोजेक्ट को वो कराते हैं। आजकल ऑनलाइन के हम आपका प्रोजेक्ट बना के देंगे, आप ज्वाइन करिए कोर्स, उसे हम कहते हैं ग्रुप एक्टिविटी, यानी समूह में कार्य करने का शिक्षण। तो ये कुछ इनके हैं कोर्सेज जो ये ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग में चलाते हैं। चलिए, तो अब हम हैंडलिंग ऑफ डिस्टेंस पार्ट, और ये हेडिंग है हैंडलिंग ऑफ डिस्टेंस पार्ट, यानी जो इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो कोर्सेज चलाते हैं उसको किस तरह से अच्छी तरह से उस कोर्स का संचालन करें। दूरस्थ पथ का संचालन, एक तरह से आप इसको कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जो भी कोर्सेज चलाते हैं उनका एक वेल प्रिपेयर्ड सिस्टमेटिकली अरेंज्ड लर्निंग मटेरियल होता है। ये तो उनका पहला प्रीरिक्विजिट है, कह ले आप, मुख्य है कि एक लर्निंग मटेरियल हो, अच्छे अट्रैक्टिव तरीके से लर्निंग मटेरियल जरूर बनाते हैं, जिससे कि विद्यार्थियों को जो ज्ञान चाहिए वो मिल सके, और उस ज्ञान को सो ट्रेनिंग शुड गेट द नॉलेज एंड रिटेन द नॉलेज, दोनों होते हैं। इसमें कुछ इंटरमीडिएट एक्टिविटीज भी होती है, जैसे कुछ कॉन्टैक्ट क्लासेज या कहीं सेमिनार, कहीं वर्कशॉप बीच में लगाते रहते हैं, वो है। इनका मेन एम होता है कि जो आपको रिक्वायर्ड है और जितना रिक्वायर्ड है वह ट्रेनिंग्स को दिया जाए एज पर द रिक्वायरमेंट मस्ट बी फुलफिल्ड by these institutions
then their credibility and popularity will increase. तभी उन कोर्सों से credibility बढ़ती है. कुछ देखिए कितने कोर्सेज हैं, ऑनलाइन भी है, बहुत उनके क्रेडिबल है, कुछ नहीं है, तो वो उनकी एक क्रेडिबिलिटी उससे बढ़ जाती है. तो क्रेडिबिलिटी उनकी बढ़े, किन बातों पर ध्यान रखेंगे, ज्यादा बहुत डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे. कुछ जिसमें हम कहते हैं कि इसमें इनके वेरिएबल्स क्या है, किस पर उन्हें ध्यान रखना होगा जो उनके कोर्स को प्रभावित करते हैं. वेरिएबल्स ऑफ डिस्टेंस पाथ, ये इसी के अंतर्गत है. वेरिएबल्स ऑफ डिस्टेंस पाथ यानी डिस्टेंस पाथ को प्रभावित करने वाले कारक. प्रभावित करने वाले कारक ये कौन कौन से कारक हैं जो डिस्टेंस पाथ को प्रभावित करेंगे. तो इसमें पहला होता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कंटेंट, विषय वस्तु. जो भी कोर्स आप चला रहे हैं, जो भी है उसकी विषय वस्तु बिल्कुल किसके लिए है, यानी किस वर्ग के लिए है, क्या क्वालिफिकेशन, क्या एंट्री क्वालिफिकेशन और क्या है, सिस्टमेटिक आपको बताना चाहिए. तो विषय वस्तु क्या होगी उस कोर्स की, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु उसका असही हो. किस प्रकार और कैसे आप पढ़ाएंगे, डिलीवरी. दूरस्थ शिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया. दूरस्थ शिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया क्या है. मटीरियल ऑफ इंस्ट्रक्शन, देश की सामग्री, क्या क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है. अनुदेश की सामग्री उसे कहते हैं, अनुदेश की सामग्री. मटीरियल ऑफ इंस्ट्रक्शन, अनुदेश की सामग्री. ये भी जरूरी है कि कितना आप फीस लेते हो, फीस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कोई अटेंड करेगा कि नहीं. तो टोटल फीस कोर्स की आपकी टोटल फीस क्या है. टाइम शेड्यूल, किस समय और कब, फ्लेक्सिबल टाइम शेड्यूल या फिक्स टाइम शेड्यूल, कैसी शेड्यूलिंग है कोर्स की, यानी उसका कार्यक्रम क्या है, समयबद्ध कार्यक्रम किस प्रकार चलाते हैं. तो टोटल फीस क्या है, समयबद्ध कार्यक्रम किस प्रकार आप चलाते हैं. हो गया, मिटा दिए इसको. चलिए इसके बाद इवेल्युएशन एंड फीडबैक. नेक्स्ट पॉइंट, आप मूल्यांकन कैसे करते हैं. फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि. मूल्यांकन कैसे करते हैं और प्रतिपुष्टि कैसे प्राप्त करते हैं और कैसे देते हैं, दोनों है. विद्यार्थी जो आपके लर्नर्स हैं उनसे आप फीडबैक कैसे लेते हैं और अपना फीडबैक लर्नर के लिए कैसे देते हैं, तो उसे फीडबैक कहते हैं. सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, आधारभूत सुविधाएं सहयोग करने के लिए कितना है. इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत सुविधाएं, यानी जो भी आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और जो फैसिलिटीज चाहिए, तो आधारभूत सुविधाएं आपके पास कितनी है. ट्रेनिंग का प्रोसीजर क्या है. ऑनलाइन, इसको देखना चाहिए. ट्रेन फैकल्टी, प्रशिक्षक. ट्रेन फैकल्टी यानी प्रशिक्षित प्रशिक्षक.
प्रशिक्षित प्रशिक्षक, तो उनको आपको देखना होगा कि प्रशिक्षित प्रशिक्षक आपके पास है कि नहीं। मॉनिटरिंग, निगरानी करना, जो कोर्सेज चल रहे हैं उसमें क्या कमियां हैं, उसमें कैसे दूर करें। मॉनिटरिंग, प्रोसेस ऑफ इंप्रूवमेंट, यानी सुधार की प्रक्रिया क्या है। प्रोसेस ऑफ इंप्रूवमेंट यानी सुधार की प्रक्रिया क्या है, कैसे आप सुधार करते हो, कुछ कमी हो गई। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सर्टिफिकेशन, कोई प्रमाण पत्र आप देते हैं, इससे रिकॉग्नाइज्ड है, मान्यता प्राप्त है या नहीं, कहां से आप प्रमाण पत्र देते हैं। तो सर्टिफिकेशन, जो प्रमाणन की प्रक्रिया क्या है, सर्टिफिकेशन यानी प्रमाणन की प्रक्रिया क्या है। तो ये वेरिएबल्स है जिसके आधार पर कोई भी कोर्स जो भी चला रहा है उसको इन बातों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब आते हैं कि ऑनलाइन में इंस्टीट्यूट्स जो है उनको कुछ न कुछ चेंज करना पड़ता है। चेंजेस रिक्वायर्ड, चेंजेस रिक्वायर्ड, किसी का अगला पॉइंट वो खत्म हो गया। चेंजेस जो परिवर्तन जरूरी है, यानी जो कार्य करने वाले लोग हैं उनकी मानसिकता में परिवर्तन है। टेक्नोलॉजी तो आप चेंज कर देंगे, बट जो वहां काम करने वाले आपके इंस्टीट्यूट में है, चाहे रेगुलर हो चाहे प्राइवेट हो, उसमें वो जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक आपका ऑनलाइन प्रोसेस इफेक्टिव नहीं हो सकता है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट जरूरी होता है। कमिटमेंट टू चेंज, commitment to change, improvement, commitment to change for improvement, and सुधार के लिए परिवर्तन करने को संकल्पित, सुधार के लिए परिवर्तन करने को संकल्पित, कमिटमेंट टू चेंज फॉर इंप्रूवमेंट, शेयर द विजन टू ऑल share the vision to all concerned, CONCERN, लास्ट में N है। share the vision to all concerned, यानी सभी संबंधित के साथ भविष्य की संभावनाओं को, सभी संबंधित के साथ भविष्य की संभावनाओं को साझा करना, भविष्य की संभावनाओं को साझा करना। Try to have consensus on major issue, try to have consensus on major issue, यानी मुख्य तथ्यों पर सबकी सहमति बनाने की कोशिश करना, मुख्य तथ्यों पर सबकी सहमति बनाने की कोशिश करना, मुख्य तथ्यों पर सबकी सहमति बनाने की कोशिश करना। ट्राई टू हैव कंसेंसस ऑन मेजर इश्यूज, हैव करेज टू फेस द challenges,
चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना करने का साहस, चुनौतियों का सामना करने का साहस, हैव करेज टू फेस द चैलेंजेस। ओके, एक दो पॉइंट और क्या करने इसमें। implement the formal policies, यानी औपचारिक नियम को क्रियान्वित करना या लागू करना। औपचारिक जो नियम है उस नियम को लागू करें, औपचारिक नियम को लागू करना। और लास्ट, मॉनिटर एंड मेंटेन द स्ट्रेटजी, एक व्यक्ति के लिए भी जरूरी चेंजेस है, कुछ भी आप चेंज कर रहे हैं तो उसमें अपोजिशन आता है, तो उसे कैसे, इंडिविजुअल के लिए भी ये 4-5 पॉइंट्स है। मॉनिटर द स्ट्रेटजी, तो नीतियों का, स्ट्रेटजी जो नीति आपने बनाया है, नीतियों की निगरानी करना और उन्हें बनाए रखना, नीतियों की निगरानी करना और उन्हें बनाए रखना। चलिए पॉइंट्स खत्म। अब हम आते हैं ओवरऑल एनालिसिस। कोई भी इंस्टीट्यूट जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, नॉट ओनली डिस्टेंस लर्निंग बट कोई भी इंस्टीट्यूट कोई भी कोर्स चलाए, चाहे ऑनलाइन चलाए, तो उसे कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जिसे हम कहते हैं एनालिसिस, यानी शुरू करने से पहले आकलन करना। एनालिसिस फॉर sustaining the सफलता बनाए रखने के लिए आकलन करना। डिस्टेंस पाथ के लिए ये, बट इन जनरल ऑनलाइन में कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी संस्था या कुछ भी आप करने जा रहे हैं, छोटा मोटा कोई काम भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एनालिसिस तो करना ही पड़ता है। तो बस सिंपल हम ज्यादा नहीं। तो फर्स्ट शुरू करते हैं, पहला होता है एनालिसिस। ये एनालिसिस सब में आएगा, इसलिए बस एक बार मैं लिख के आगे नहीं लिखूंगा। जो विद्यार्थी है उनकी विवेचना, उनका क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे पढ़ना चाहते हैं, लर्निंग स्टाइल क्या है, क्या उनका इंटेलिजेंट लेवल है, क्या इंटरेस्ट है। तो वो जो भी आप कोर्स शुरू कर रहे हैं उसमें आपके जो लर्नर्स आएंगे उनके लिए, तो इसे हम कहते हैं लर्नर एनालिसिस, यानी विद्यार्थी की विवेचना। इंटरैक्शन एनालिसिस, वो सब में एनालिसिस। इंटरेक्शन का मतलब परिसंवाद, विद्यार्थियों से कैसे परिसंवाद किया जाएगा, या फिर टीवी, रेडियो या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप अपने कोर्स को वहां से इसका रिले करना चाहते हैं, प्रसारण करना चाहते हैं, कुछ है कांटेक्ट इंटरेक्शन है, वो इसमें बताता है। तीसरा है ट्रस्ट यानी विश्वास की एनालिसिस। विद्यार्थियों के साथ आप विश्वास कैसे अर्जित करेंगे अपने कोर्स के माध्यम से। जो आप कहते हैं वो करते हैं, तभी विश्वास होगा कि मैं ये प्रोवाइड करूंगा, और नहीं देते हैं तो दूसरा बैच नहीं आएगा। तो ट्रस्ट यानी विश्वास का आकलन, टेक्नोलॉजी, टेक्निक, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चेंजिंग एट ए वेरी फास्ट रेट। तो रिन्यूड एंड रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी जो भी है, रिसेंट एंड रिन्यूड टेक्नोलॉजी, उसको आपको समय समय पर अपडेट और अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इसका ये वो है एट पार विद
प्रिवेलिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, जो अनुदेश की प्रक्रिया है उसके अनुसार जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो है कि नहीं। लीडरशिप और मैनेजमेंट, एनालिसिस। एक इंस्टीट्यूट के लिए विद्यार्थियों के उसमें नेतृत्व की क्षमता या प्रबंधन की क्षमता कितनी है, जो भी आपके साथ हैं लोग उनके, तो नेतृत्व की क्षमता और प्रबंधन की क्षमता। इवैल्यूएशन एंड फीडबैक मैंने पहले भी कहा था, ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इवैल्यूएशन फीडबैक, इवैल्यूएशन ऑब्लिक फीडबैक एनालिसिस, इवैल्यूएशन ऑब्लिक फीडबैक एनालिसिस। तो मूल्यांकन और की विवेचना, मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि, मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि की विवेचना। एनालिसिस ये बहुत जरूरी है। केवल टेक्नोलॉजी आपके पास है, सॉफ्टवेयर आपके पास है, तो टेक्नोलॉजी के अंदर टेक्नोलॉजी खुद नहीं पढ़ाएगी, खुद उसको चलाने के लिए एक्सपर्ट्स चाहिए। तो फैकल्टी की जरूरत तो कहीं कम नहीं होगी, चाहे कितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाए, एक्सपर्ट फैकल्टी की जरूरत हमेशा होती है। तो केवल आप एडवांस टेक्नोलॉजी लेके और फैकल्टी नहीं है तब भी वो नहीं चलेगा, इसलिए फैकल्टी एनालिसिस बहुत जरूरी है। ऑपरेशनल, कैसे आप संचालित करेंगे, ऑपरेशनल एनालिसिस, एनालिसिस संचालन की किस तरह से, कहां से शुरू करेंगे, कैसे शुरू करेंगे। तो संचालन की व्यवस्था क्या है, इफेक्टिवनेस एनालिसिस, जितना आप कास्ट कर रहे हैं उसके अनुसार आपको आउटपुट मिल रहा है। लागत, कास्ट यानी लागत, लागत की प्रभावशीलता की विवेचना, लागत की प्रभावशीलता का विवेचना। अर्जेंट नीड एनालिसिस, कोई अर्जेंसी आ जाती है तो कैसे आप निपटेंगे, नीड एनालिसिस। आवश्यकता, अति आवश्यकता, अर्जेंट नीड यानी अति आवश्यकता की विवेचना, अति आवश्यकता की विवेचना। एनालिसिस, जो भी आपके पास संसाधन है, संरचना है, संसाधन संरचना इसको कहेंगे, स्ट्रक्चर है, संरचना की विवेचना, संरचना जो आपके है उसकी विवेचना। स्टाफ ऑब्लिक मेंबर्स, जो आपके कार्यरत हैं उनकी, कर्मचारी या सदस्य जो जुड़े हों, कर्मचारी या सदस्य जो जुड़े हों उनकी विवेचना। जो कोर्स आप चला रहे हैं समय समय पर उसकी कोर्स की भी एनालिसिस करते रहिए कि उसमें पाठ्यक्रम, कोर्स मतलब पाठ्यक्रम की विवेचना, कि उसमें कुछ ऐड करना है, कुछ डिलीट करना है, कम करना है, ज्यादा की विवेचना। जो आप पाठ्यक्रम चला रहे हैं उसकी विवेचना, पाठ्यक्रम की विवेचना, विवेचना। फंड एनालिसिस, पैसा कहां से मिलेगा, ये तो सबसे जरूरी है, बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता, सबसे बड़ा रुपया उगाना है ना। तो इसलिए फंड यानी वित्तीय संसाधनों की विवेचना, वित्तीय फंड का मतलब वित्तीय संसाधन, कहां वित्तीय संसाधन की विवेचना।
चलिए इसको अगला पॉइंट आप लिख ले बिटवीन। सो ऑफर इतना समय है, ऑफर टाइम इतना समय दिया जाता है किसी कार्य के लिए, तो दिए गए समय की विवेचना, दिए गए समय की विवेचना, ऑफर सपोर्ट, दिए गए सहयोग की विवेचना, कहां कहां से आपको इसके लिए सहयोग मिलेगा, कहां कौन कौन समय देगा आपको और कहां मिलेगा, तो सहयोग की विवेचना और लोकेशन, किस जगह आप शुरू करेंगे, स्थान की विवेचना, स्थान की विवेचना। चलिए ना खत्म करते हैं। नॉलेज की विवेचना, क्या ज्ञान आप देंगे, नॉलेज एंड स्किल, नॉलेज एंड स्किल एनालिसिस, लास्ट sustaining success analysis। एनालिसिस यानी ज्ञान और दक्षता जो आप देंगे वो पर्याप्त है उस कोर्स के लिए या उसमें कुछ कमी है उसकी विवेचना, और सस्टेनिंग सक्सेस, सफलता बनाए रखने की विवेचना। एक बार सफल तो आप हो गए लेकिन उसको बनाए रखना थोड़ा होता है, असंभव तो नहीं कहेंगे बट कठिन जरूर होता है उस लेवल पे। एक बार लेवल पे पहुंच गए, लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा था कि क्वालिटी प्राप्त करना तो आसान है, लेकिन चाहे व्यक्तिगत क्वालिटी हो या प्रोडक्शन की क्वालिटी हो, कहीं भी हो, किसी चीज को एक बार तो आप प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन एक बार आप सुबह 5 बजे घूमने निकल जाते हैं, लेकिन क्या डेली 5 बजे जाते हैं? 5 बजे आपने अलार्म लगा दिया, बंद करके फिर सो गए। तो उसको सभी ह्यूमन नेचर है। हाँ ये सबसे अच्छा, बंद करके सोना। चलिए अब ज्यादा ये हो गए डिस्टेंस पार। अब हम आते हैं कुछ आज की जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है डिस्टेंस लर्निंग में, उस पे हम आते हैं। तो आपने सुना होगा मैक्सिमम चलता है वर्चुअल क्लासेस। वर्चुअल क्लासेस क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, जब थोड़ा सा इस पर हम डिस्कशन कर लें और उसके बाद फिर हम आएंगे स्मार्ट क्लास। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, वर्चुअल क्लास और स्मार्ट क्लास। तो वर्चुअल क्लास होता क्या, इट इज ए ऑनलाइन लर्निंग, is an online learning environment that live interaction between is between trainer and trainees created with participating in learning process। एक तरह से कह सकते हैं इसकी परिभाषा है डिफिनेशन है सिंपल में। वर्चुअल क्लासेस क्या होता है, इट इज ए ऑनलाइन लर्निंग इन्वायरमेंट that provides live interaction between trainer and trainees participating in learning process। हो गया? इसको आप हिंदी में लिख लें कि आभासी कक्षाएं
आवासीय कक्षा ऑनलाइन ही लिख लेंगे, ऑनलाइन सीखने का वातावरण प्रस्तुत करती है। आवासीय कक्षाएं सीखने का ऑनलाइन वातावरण प्रस्तुत करती है। ऑनलाइन आवासीय कक्षाएं ऑनलाइन सीखने का वातावरण प्रस्तुत करती है, जिसमें प्रशिक्षक और प्रशिक्षणार्थी एक साथ ब्रैकेट में आप सजीव कर दे, लाइव का मतलब सजीव होता है, तो समझना है, तो ब्रैकेट में आप सजीव लिख के बंद कर दे। एक साथ शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से परिचर्चा करते हैं। एक साथ शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से परिचर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसमें ऑनलाइन लर्निंग क्या होता है कि टीचर और ट्रेनिज दोनों एक साथ ऑनलाइन इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये इसका एक तरह से डिफिनेशन हो गया। अब इसमें होता क्या है कि टीचर और ट्रेनिज, इट इज, और एक दो तीन लाइन और लिख लीजिए, इट इज ऑनलाइन लर्निंग प्रोसेस in which teacher and trainees work together simultaneously. This, लिख लीजिए, फिर मैं हिंदी बोलता हूं। This process is performed F-O-R-M-E-D. This process is performed through video conferencing, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ साथ और भी इसमें ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और वो है। सो इट इज ऑनलाइन लर्निंग प्रोसेस इन विच teacher and trainees works together simultaneously. This process is performed through video conferencing. इसके आप हिंदी लिख ले। यह एक ऑनलाइन शिक्षण की प्रक्रिया है। यह एक ऑनलाइन शिक्षण की प्रक्रिया है। यह एक ऑनलाइन शिक्षण की प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों साथ साथ कार्य करते हैं। फुल स्टॉप। इस प्रक्रिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हिंदी में लिख ले। इस प्रक्रिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरा किया जाता है। इस प्रक्रिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरा किया जाता है। चलिए इसका दो तीन लाइन और उसको भी लिख लीजिए। दी ट्रेनिज, कंटिन्यूएशन में आप लिख ले, दी ट्रेनिज विल हैव multimedia facility. The trainees will have multimedia
facilities the learning content, to project the learning content in different format in this process, format के बाद full stop. In this process, individual or group activities can also be performed the trainer will perform the role of facilitator and accordingly will guide group activities individual learning. ये कंप्लीट एक तरह से कहें आप अब आपका और जो वर्चुअल क्लासेस का एक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा आपको. मल्टीमीडिया फैसिलिटीज to project the learning content in different format. In this process, individual or group activities can also be performed. The trainer ER यहाँ छूट गया, यहाँ ER लगा ले. The trainer will perform the role of facilitator. And accordingly guide. Accordingly will ऊपर है तो will हटा दें यहाँ से. And accordingly guide group activities or individual learning process. तो अब हो गया, हिंदी में लिख ले. चलिए उनको लिखने दीजिए भाई. चलो लिख लो, थोड़ा सा वेट कर लो. हाँ, नीचे का बोल दूं. ग्रुप गाइड ग्रुप एक्टिविटीज और इंडिविजुअल लर्निंग प्रोसेस. हो गया, चलिए लिख लीजिए आप. इस प्रक्रिया में प्रशिक्षणार्थी उन्नत आधुनिक तकनीक का उपयोग करके मल्टीमीडिया. इस प्रक्रिया में प्रशिक्षणार्थी उन्नत आधुनिक तकनीक का उपयोग करके सीखने की विषय वस्तु को अनेक प्रारूप में प्रस्तुत करता है. फुल स्टॉप के बाद यह प्रक्रिया व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से भी
सामूहिक रूप से भी संपन्न की जा सकती है। यह प्रक्रिया व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से भी संपन्न की जा सकती है। संपन्न की जा सकती है। इस शिक्षण परिवेश में शिक्षक की भूमिका, इस शिक्षण परिवेश में प्रशिक्षक की भूमिका एक सहायक की तरह होती है, एक सहायक की तरह होती है। इसी के अनुरूप प्रशिक्षण की भूमिका एक सहायक की तरह होती है और उसी के अनुरूप वह सामूहिक, उसी के अनुरूप वह सामूहिक विधियों, सामूहिक गतिविधियों या व्यक्तिगत सीखने की प्रक्रिया, सामूहिक गतिविधियों या व्यक्तिगत सीखने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करता है। तो इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का बहुत रोल है। इसके लिए एक सिंक्रोनस क्लासरूम होते हैं। अब सिंक्रोनस क्लासरूम में सब फैसिलिटीज होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटीज तो होगी, उसके साथ सॉफ्टवेयर भी होता है, इंटरैक्टिव बोर्ड होगा, कैमरा होगा और भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और उसके द्वारा एक, जैसे इंटरैक्टिव बोर्ड में जो कुछ भी ट्रेनिंग यहां करेगा, दूर बैठा कहीं भी वो ट्रेनर भी उसका देखता रहेगा। एक साथ ग्रुप एक्टिविटीज भी इसमें किया जा सकता है। और फिर ट्रेनर मेन रोल में नहीं होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, एक पैसिव लर्निंग बोलते हैं इसको, वहां इंटरैक्टिव लर्निंग होगा। ट्रेनर एक फैसिलिटेटर, एक सहायक की तरह कार्य करता है। और ग्रुप एक्टिविटीज में या इंडिविजुअल लर्निंग में जहां कोई कमी रह गई या जहां सुधार की जरूरत है, उसको वो गाइड करता है कि आप ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये ऐसे है, ये कंटेंट ऐसे होगा, इसका सीक्वेंस गलत है, थोड़ा सुधार लो, नहीं जो भी है उसको गाइड करेगा। इसका मतलब टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग वेरी फास्ट, द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लासरूम लर्निंग। तो वर्चुअल क्लासरूम लर्निंग में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। जो हम फिजिकल में कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप मुझे देख सकते हैं, बोर्ड को देख सकते हैं, अपने साथियों को देख सकते हैं, वही कार्य वर्चुअल में भी होता है। बट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और दूसरे जो कैमरा और डिजिटल कैमरा और एलसीडी या 2D 3D माध्यम से एग्जैक्टली सेम होता है। एक सिंक्रोनस क्लासरूम उसको हम कहते हैं। तो सिंक्रोनस क्लासरूम एक बनाया जाता है और जहां होंगे, बड़े होंगे, तो ग्रुप एक्टिविटीज भी एक साथ कर सकते हैं। अपने लैपटॉप पर बैठे बैठे वो करेंगे, वो वहां रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जाने की भी जरूरत नहीं है और ट्रेनर उसे देखता रहेगा। कुछ पूछ रहे थे कोई, तो ट्रेनर उसे देखता रहेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी इतना फास्ट चेंज हो रही है कि ये क्लासरूम रिक्वायरमेंट, जैसे अभी यहां देखिए ये सब रिक्वायरमेंट है। इसका हम जितना, ये तो इंटरेक्टिव बोर्ड ही बहुत ही वर्सेटाइल टूल है, बहुत ही इसमें फीचर्स हैं जो हम जानते ही नहीं है कि कैसे इसको टोटली कैसे हम यूज करेंगे। बहुत से फीचर्स हैं। इसी इंटरेक्टिव बोर्ड्स को यहाँ वर्चुअल क्लासरूम आप बना सकते हैं। तो और आपके पास डिजिटल कैमरा है, कंप्यूटर है, सब फैसिलिटीज है। यूज करने के लिए तो फैकल्टी और वो माध्यम भी तो चाहिए। तो वही है। तो इसलिए आजकल का जो मेथोडोलॉजी है एंड टीचिंग प्रोसेस या इंस्ट्रक्शनल इम्पार्टिंग मेथड कंप्लीटली चेंज हो रहा है, रिवैम्प हो रहा है। और एक वर्चुअल क्लासरूम स्टैंडर्ड and that standard is above the conventional classroom। के ऊपर एक स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई आप ऐसे पढ़ाओगे तो इंटरेक्शन ज्यादा होगा, मोटिवेशन ज्यादा होगा,
ट्रेनिंग्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा और टीचर का जो रोल एज ए की नॉलेज प्रोवाइडर्स है उससे हटके उसका रोल एज ए फैसिलिटेटर, एज ए गाइड, एज ए सपोर्ट हो जाएगा और एक्टिव रोल लर्नर का होगा, जबकि नॉर्मल कन्वेंशनल क्लास में एक्टिव रोल टीचर का होता है, वहां एक्टिव रोल लर्नर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें मेन जो इक्विपमेंट्स होते हैं वर्चुअल क्लासरूम में कुछ मेन इक्विपमेंट्स जैसे होते हैं, तो उसमें मेन इक्विपमेंट्स इसके 4-5 मेन होते हैं और तो बहुत होते हैं, सॉफ्टवेयर वो सब उतना यहाँ हमारे के आगे सब बताएंगे। क्लासरूम से सर और वर्चुअल में सर पावर ट्रांसफर होती है सर, बट वो टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है। सर यहाँ तो बैठ के पढ़ रहे हैं उसमें और सर वर्चुअल में पढ़ने में मतलब वो तो डिपेंड करता है कि जब ट्रेनर अगर कोई डाउट है तो ट्रेनर फिर आएगा बीच में, तो ट्रेनर उनका डाउट जैसे आपका भी यहाँ क्लियर होता है डाउट, वैसे वहां भी ऑनलाइन भी क्लियर हो जाएगा डाउट। ऑनलाइन तो डाउट लेकिन सर क्या वो नहीं है सर जो यहाँ सीख पा रहे हैं? नहीं, ये होता है कि देखिए कि टेक्नोलॉजी जो एडवांस इसलिए किया गया कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग तक इसकी पहुंच हो। एक टाइम में आप कितने लोगों को पढ़ा सकते हो। यहाँ तो आपके क्लास में 30-40 से ज्यादा होंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, वहां की एक क्लास में आप इतने लोगों को पढ़ा सकते हैं। ग्रुप एक्टिविटीज उसमें डिवाइड कर देंगे, भाई 10 का ग्रुप, 20 का ग्रुप, आप ये सीखना चाहते हो तो आप फिर दूसरा बताओ, तो इंटरेक्टिव सेशन उसमें बढ़ जाता है। नहीं कम्युनिकेशन वो ना ट्रेनिंग भी तो बताएगा ना। ट्रेनिंग अपना जो मैंने बताया ना कि मल्टीमीडिया यूज करके वो अपना जो लर्निंग उसका जो कंटेंट है उसको अलग अलग फॉर्मेट में उसको, और वो फॉर्मेट इंटरेक्टिव बोर्ड पर दिखाई देगा, टीचर उसको गाइड करेगा और टीचर को लगेगा कि नहीं ये 8-10 का ये गलत हो रहा है तो फिर टीचर रोल में आएगा और उनको बताएगा कि भाई ये गलत है और मैं बता रहा हूं आप सब। जब वो बता देगा फिर कहेगा अब आप अपना जो करेक्शंस किए थे उसको आप करो, डाउट है देख करके पूछ लो, तो फिर उसको क्लियर कर देगा। तो ये उसका मेन सिस्टम्स होता है, तो वहां है। पर ठीक है, जो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं, एक जैसे मैंने कल बताया भी था आपको एडोडिश ब्रॉडबैंड्स निगेटिविटी की तरह देखते हैं कुछ लोग, ये कन्वेंशनल क्लास सही है, ठीक है, कन्वेंशनल क्लास की अपनी एक एडवांटेज तो है ही, इसमें नो डाउट, बट आज की मांग है, समय के साथ तो बदलना पड़ेगा। आप तो इसको आप नकार नहीं सकते, इसको डिनाई नहीं कर सकते, हर जगह ये सिस्टम तो चल रहा है। ये इसके इक्विपमेंट्स में है, पहला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो भी इक्विपमेंट्स है, जूम और जो कुछ लैपटॉप और वो सब तो रहता ही है। और दूसरा है ऑनलाइन इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड, जो अभी जिस पर हम लिख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड ये भी होना चाहिए। और मैसेजिंग टूल, इसको है मैसेज ट्रेनिंग भी दे सकता है और ट्रेनर भी दे सकता है, इसे मैसेजिंग टूल करते हैं। पार्टिसिपेशन कंट्रोल ये ट्रेनर के पास होता है, जिससे वो पूरे क्लास को कंट्रोल कर सके। पार्टिसिपेशन कंट्रोल और वर्चुअल सिंक्रोनस क्लासरूम। अब इस क्लासरूम में जैसे आपका डिजिटल कैमरा है, प्रिंटर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं या लैपटॉप हैं, टैबलेट्स हैं, ये सब इसमें आ जाते हैं।
ये मेन मैंने पॉइंट्स आपको दिखाया है। तो वो सब छोटे छोटे पार्ट्स इसके आ जाते हैं और फिर पूरा स्टूडियो की तरह से होता है, पूरा स्टूडियो बनाया जाता है, जहाँ टीचर्स का तो पूरा स्टूडियो की तरह होता है, पर जो ट्रेनिंग्स का होता है वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक जगह 10-20 लोग बैठे हो, ऐसा भी हो सकता है अरेंजमेंट। तो उसे हम कहते हैं वर्चुअल सिंक्रोनस क्लासरूम, वर्चुअल सिंक्रोनस क्लासरूम। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो पूरा सेटअप है वो तो चाहिए ही, तभी इंटरेक्शन हो पाएगा फेस टू फेस। कल हमने डिस्कस किया था फेस टू फेस के लिए जरूरी है। ऑनलाइन ये इंटरेक्टिव बोर्ड्स है, इससे बहुत सी चीजें हो जाती हैं। मैसेजिंग टूल है, मैसेज देना, आदान प्रदान, कब कौन करेगा, कैसे करेगा, एक बोल रहा है तो दूसरा नहीं बोल, इसके लिए वो कंट्रोल रहता है, वो उसको जूम कर दूसरे की आवाज नहीं आएगी, उसको म्यूट कर देता है। तो ये है जिससे कि कंफ्यूजन ना हो कि कौन बोल रहा और क्या। विद्यार्थियों की आवाज न गूंजे, क्योंकि विद्यार्थी अलग अलग जगहों पर होते हैं। अब एक जगह बोल रहा है यहां या दूसरे जगह बोलने लगे, तो इसलिए ये टूल्स और भी टूल्स होते, वो तो इसमें भी है आपका जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसमें भी होता है कि जब वहां से डीजी बोलते हैं तो सबका स्पीकर म्यूट कर दिया जाता है, जितने भी इंस्टीट्यूट है सब म्यूट रखिए। और जब वो किसी से पूछना चाहते हैं कि भाई हाँ देहरादून के जो डायरेक्टर हैं बताएं, तो फिर उनके बाद उसका इनका स्पीकर ऑन करके भाई वही केवल बोलेंगे और लोगों का भी शांत रहेगा। तो फैसिलिटी तो अच्छी है वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो वही क्लास में भी होता है, तो वो टीचर उस हिसाब से उसको मैनेज कर लेते हैं। ये सिंक्रोनस क्लासरूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंक्रोनस क्लासरूम इज हैविंग ऑल द फैसिलिटीज आर इक्विप्ड विथ ऑल द मॉडर्न इक्विपमेंट्स, सभी मॉडर्न इक्विपमेंट इसमें होते हैं टू एड्रेस द नीड ऑफ द लर्नर प्रॉपरली एंड परफेक्टली। तो जो विद्यार्थी को चाहिए वो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से सभी इक्विपमेंट्स जो होते हैं वहां पर अवेलेबल होते हैं। इंस्टेंट फीडबैक आफ्टर द इंटरेक्शन ऑफ ट्रेनीज एंड ट्रेनर, वो भी तुरंत मिल जाता है। ऑनलाइन फीडबैक तुरंत मिल जाता है, दोनों के इंटरेक्शन के बाद क्या फीडबैक है ट्रेनर भी दे देगा और ट्रेनीज भी दे देते हैं। तो एक इंटरेक्शन जो उनका होता है कि एक साथ ही वो फीडबैक हो जाएंगे। फिर वो कुछ ग्रुप एक्टिविटीज करते हैं, तो डिफरेंट प्लेसेस से डिफरेंट प्लेसेस के स्टूडेंट इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिस्कशंस है, कंसेप्ट क्लियरिंग है, किसी को कोई प्रॉब्लम है वो ग्रुप में डाल देगा। अब जिसको समाधान आ रहा है वो फिर बोलेगा ठीक है मैं बता, तो एक इंटरेक्शन विद्यार्थियों के बीच में अच्छा हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। ये क्या दो इसका मेन होता है जो सिंक्रोनस क्लासरूम में, एक तो ये सिक्योरिटी देता है, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा जिसे हम कहते हैं। करेक्शन ये प्रोवाइड करता है, और दूसरा हाई रेट ऑफ इंटरेक्शन, ये ऑनलाइन जो मैं बता रहा हूं वर्चुअल क्लास के द्वारा, तो हाई रेट ऑफ इंटरेक्शन ना मेन इक्विपमेंट्स तो खत्म हो गए। मैं बता रहा हूं कि ये इसमें जो ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस, इससे क्या मिलता है, तो विद्यार्थी की एक साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी और हाई इंटरेक्शन मिलता है। तो हो गया, ये उसी का पार्ट है, उसका ही पार्ट है। ये वर्चुअल क्लासरूम जो मैंने बताया ना, सिंक्रोनस वर्चुअल क्लासरूम से एक साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी मिलती है विद्यार्थियों को कि मनोवैज्ञानिक सुरक्षा है, कि जैसे इस क्लास में उन्हें डर रहता है कि या तो डांट मिल जाएगी, टीचर सामने खड़ा है कोई डांट देगा, या कुछ मैं बोलूंगा तो विद्यार्थी हंस देंगे कर देंगे, तो दूर बैठा है अलग बैठा बोले, अगर कुछ अननेसेसरी एक्टिविटीज
म्यूट हो जाएगा, उसको सुनाई नहीं देगा। और अच्छा काम कर रहा है, अच्छा बता रहा है तो सब सुनेंगे। तो ये इंटरेक्शन बढ़ जाता है और एक विद्यार्थी को भी लगता है कि साइकोलॉजिकली आई एम सिक्योर, कोई दंड नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो ये दो चीजें इसमें मेन है वर्चुअल क्लास, और टेक्नोलॉजी के द्वारा जो मिलता है वो तो ठीक ही है। तो इसे आप मैंने कहा ना कि ये तो टीचर जब है, टीचर जब नहीं है, ये टीचर जब नहीं है तो दिस वर्चुअल क्लासरूम कैन बी यूज्ड एज ए सेल्फ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। Virtual classroom can be used as a self-learning management system. सेल्फ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी आभासी कक्षाओं को, इसकी हिंदी आप लिख लें, आभासी कक्षा को स्वतः प्रबंधन, आभासी कक्षा को स्वतः सीख प्रबंधन की तरह उपयोग किया जा सकता है। स्वतः सीख प्रबंधन की तरह उपयोग किया जा सकता है, यानी सेल्फ लर्निंग के लिए ये यूजफुल होता है कि आप चाहें तो सीख सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि जब टीचर ना हो तो आप इंटरैक्टिव बोर्ड आपके पास है, दूसरे जगह के ट्रेनिंग से आप सीख सकते हैं, अपने व्यूज आप रख सकते हैं, अपने व्यूज आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बढ़ता है, उससे कम्युनिकेशन भी अच्छा हो जाता है। और अगर तो ये इट इज यूज्ड एज ए सेल्फ लर्निंग टूल, सेल्फ लर्निंग की तरह या स्वतः आप इससे सीख सकते हैं। इट प्रोवाइड, जब सेल्फ लर्निंग टूल में क्या होगा, इंटरैक्टिव बोर्ड के साथ है तो इट प्रोवाइड डिफरेंट एक्टिविटीज, इसी में आप आगे लिख लें, इट प्रोवाइड्स डिफरेंट एक्टिविटीज to promote motivation, participation, it provides different activities to promote motivation and participation among the industries। तो इसमें ऐसे फीचर्स हैं, हाँ, among the ट्रेनिंग ठीक तो है, अच्छा इंडस्ट्री, सॉरी तो ट्रेनिंग लिखा वो ठीक है, सॉरी अगर इंडस्ट्रीज बोल दिया तो गलत है। तो among the इंडस्ट्रीज आ गया होगा, इंडस्ट्रीज याद करते रहते हैं इसलिए इंडस्ट्री। तो इसमें आप लिख लें वर्चुअल यानी आभासी कक्षाओं के द्वारा विद्यार्थी अनेक प्रकार की क्रियाओं को कर सकता है। आभासी कक्षाओं के द्वारा विद्यार्थी अनेक प्रकार की क्रियाओं को कर सकता है जिससे उनके प्रेरणा की शक्ति और आपसी सहभागिता, जिससे उनके प्रेरणा की शक्ति और आपसी सहभागिता में सुधार होता है।
वर्चुअल क्लास का एक और है जो कि कन्वेंशनल क्लास में नहीं हो सकता, कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन एमंग द ट्रीज। आप आगे लिख लें, कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन among the trainees will cater the sense of trust, respect for each other. Among the trainees will cater the sense of trust and each other. For each other. हिंदी में आप लिख ले, विद्यार्थियों के मध्य आपसी सतत संवाद, विद्यार्थियों के मध्य आपसी सतत संवाद, उनके बीच एक दूसरे के प्रति आदर, एक दूसरे के प्रति आदर और विश्वास का भाव उत्पन्न करता है। कम्युनिकेट आप किसी से करते रहेंगे तो एक विश्वास पैदा होता है विद्यार्थियों में। डिफरेंट प्लेस में जो विद्यार्थी है एक दूसरे से कम्युनिकेशन इसके द्वारा और वर्चुअल क्लास के द्वारा वो कम्युनिकेट कर सकते हैं और एक उनके अंदर एक विश्वास डेवलप होता है। इसलिए जो एडवांस सिंक्रोनस क्लासरूम है या वर्चुअल सिंक्रोनस क्लासरूम है must have all the facilities of the virtual classroom। ये वर्चुअल क्लासरूम का जो प्रोसेस है, पढ़ाने का तरीका है, ये कन्वेंशनल की तरह ही होता है। वहां भी इंस्ट्रक्टर्स होता है, वहां भी ट्रेनिंग होते हैं, एक इंटरेक्शंस होता है, लेकिन एक प्रॉपर इफेक्टिवनेस के लिए, इफेक्टिवनेस बढ़ जाए तो इसमें मेथोडोलॉजी दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है कि जो मेथोडोलॉजी आप, जैसे मैं बोल रहा हूं तो कोई मेथोडोलॉजी नहीं इसमें है, लेकिन वहां जब बोलूंगा तो कोई न कोई वीडियोग्राफी ये है, बोर्ड है, वो तो सब एक साथ मिल जाते हैं। तो मेथोडोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी आर कंबाइंड टुगेदर टू प्रोवाइड द इफेक्टिवनेस इन द टीचिंग प्रोसेस। वर्चुअल क्लासेस का क्या एडवांटेज है, 2-3 एडवांटेज देखिए, फिर इसको खत्म करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ठीक है, हाई लेवल ऑफ इंटरेक्टिविटी। हाई लेवल ऑफ इंटरेक्टिविटी, उच्च स्तर की परिचर्चा। हाई लेवल ऑफ इंटरेक्टिविटी, उच्च। तो वर्चुअल क्लासेस में the success of virtual class depend on the interactive। ये इसको आप लिख लें, इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, इसको तो अपने से आप लिख सकते हैं, मैं केवल डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो हाई लेवल स्टूडेंट और टीचर के बीच में, टीचर और टीचर के बीच में, सॉरी ट्रेनिज और ट्रेनिज के बीच में, मटीरियल के बीच में, 3 तरह का। जैसे यहां पर कन्वेंशनल में क्या होता है, टीचर बोल रहा है तो टीचर और ट्रेनिज ही होता है, विद्यार्थियों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, विद्यार्थी और कंटेंट के बीच में। अब यहां इंटरेक्टिव बोर्ड में सब कंटेंट ऑलरेडी वर्चुअल क्लास में जैसा
कि वर्चुअल इन्वायरमेंट में सभी कंटेंट पहले से बने हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में रखे हैं। तो जब जो कंटेंट ट्रेनिंग चाहे उसको आप देख सकते हैं, उस कंटेंट को निकालेगा, किसी को डाउट हुआ उस कंटेंट को यहाँ प्रोजेक्ट किया और दूसरे स्टूडेंट से उसको डिस्कस करेगा कि भाई इसमें मुझे ये प्रॉब्लम है, बता दो। तो ये इंटरेक्शन बिटवीन द कंटेंट एंड द ट्रेनीज, इंटरेक्शन बिटवीन द ट्रेनर एंड द ट्रेनीज एंड बिटवीन द इंटरेक्शन अमंग द स्टूडेंट्स। तो ये 3 तरह का इंटरेक्शन पॉसिबल है वर्चुअल क्लासेस में, जबकि कन्वेंशनल क्लासेस में केवल एक ही इंटरेक्शन होता है, ट्रेनीज एंड ट्रेनर। तो इसलिए इंटरेक्टिव इसकी बहुत हाई हो जाती है। सामूहिक सीखना, ये तो मैंने बताया ही कि कई जगह से सामूहिक सीखना, कलेक्टिव लर्निंग, सामूहिक सीखना। तो एक ही समय में डिफरेंट जगह पर, डिफरेंट प्लेस पर विद्यार्थी, एक ही जगह पर ट्रेनर है, वो सब उससे सीख सकते हैं, यानी सामूहिक शिक्षण इससे संभव होता है। डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस in the class. इंटरैक्टिव बोर्ड के द्वारा जो भी चाहिए आप, कोई ऑडियो, वीडियो, विजुअल्स, कोई भी ग्राफिक्स, कुछ भी आप दिखा सकते हैं, जबकि कन्वेंशनल क्लास में वो संभव नहीं होता है। तो डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर शोन इन द, तो अनेक प्रकार के सीखने के अनुभव, अनेक प्रकार के सीखने के अनुभव, अनेक प्रकार के सीखने के अनुभव कक्षा में एक साथ दिखाया जा सकता है। सीखने के अनुभव कक्षा में एक साथ दिखाया जा सकता है। स्टूडेंट सेंटर, यह शिक्षणार्थी आधारित होता है, यह शिक्षण प्रशिक्षणार्थी आधारित होता है, यानी स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन इसमें ज्यादा होता है। स्टूडेंट का इंटरेक्शन इंश्योर टू बी स्टूडेंट सेंटर्ड। और 5वां, जैसे मैंने बताया था आपको, साइकोलॉजिकली सिक्योर। तो मनोवैज्ञानिक रूप से विद्यार्थी सुरक्षित महसूस करता है। मनोवैज्ञानिक रूप से विद्यार्थी सुरक्षित महसूस करता है। मनोवैज्ञानिक रूप से विद्यार्थी सुरक्षित महसूस करता है। और अगला लास्ट, constructive and positive feedback. Constructive and positive feedback is possible. Constructive and positive feedback is possible. सकारात्मक और रचनात्मक, सकारात्मक और रचनात्मक पुष्टि संभव है। सकारात्मक और रचनात्मक पुष्टि संभव है। क्योंकि पुष्टि संभव है। तो ये कुछ है, थोड़ा सा मैंने जस्ट ब्रीफ में आपको बताया कि व्हाट इज द वर्चुअल लर्निंग।
अब हम आते हैं स्मार्ट लर्निंग पे। लर्निंग विशिष्ट या उत्कृष्ट लर्निंग भी आप कह सकते हैं इसको, या बुद्धिमत्तापूर्ण इंटेलिजेंट लर्निंग भी इसे कहा जाता है। तो स्मार्ट लर्निंग, इंटेलिजेंट लर्निंग, इसकी डिफिनेशन आप लिख लें। स्मार्ट लर्निंग, इंटेलिजेंट लर्निंग, is the new educational concept which shift the focus, which shift the focus, which shift the focus, which shift the focus on providing effective learning, environment, effective learning environment in technology, to learner। ये इसकी परिभाषा है। स्मार्ट लर्निंग और इंटेलिजेंट लर्निंग इज द न्यू एजुकेशनल कंसेप्ट which shift the focus on providing effective learning environment using advanced technology to learning। इसको आप हो गया, लिख लिया। हिंदी में आप लिख लें उत्कृष्ट या बुद्धिमत्तापूर्ण सीखना, उत्कृष्ट सीखना या बुद्धिमत्तापूर्ण सीखना एक नई शैक्षणिक अवधारणा है। नया को नई कर दे। एक नई शैक्षणिक अवधारणा है, एक नई शैक्षणिक अवधारणा है जिसमें उन्नत तकनीक का उपयोग करके, विद्यार्थियों को प्रभावी शिक्षण परिवेश प्रदान करने पर ध्यान, विद्यार्थियों को प्रभावी शिक्षण परिवेश प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित होता है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके किस तरह से, तो जो वर्चुअल क्लास मैंने बताया, वर्चुअल क्लास के साथ ही, वर्चुअल क्लास तो एक तरीका है, उसके साथ ये दोनों मिला हुआ है, मतलब स्मार्ट लर्निंग और वो एक कनेक्टेड है इससे। तो इसमें आप आगे देख रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजी, वो डिफिनेशन है, इसका पार्ट है। टेक्नोलॉजी डू नॉट हैव potential itself to provide effectiveness
the methodology motivational mechanism and नहीं proper feedback response supplement the technology to learn quickly comprehensively. ये मेन कंसेप्ट है इसका लर्निंग का. The advanced technology do not छूट गया. The advanced technology do not have potential itself to provide effectiveness. The methodology, motivational mechanism, proper feedback, and quick response supplement the technology to learn quickly, correctly, and comprehensively. ये पूरा स्मार्ट लर्निंग का एक कंसेप्ट जो है वो आपके सामने आ गया. कहीं ढूंढेंगे आप, नेट पर भी मिल जाएगा, कोई बात नहीं, बट मैंने 3-4 लाइन में उसको एक जगह समराइज करके देने की कोशिश किया है. इसका आपको हिंदी में आप लिख लें. इसके उन्नत तकनीक में स्वतः यह क्षमता नहीं होती है. उन्नत तकनीक में स्वतः यह क्षमता नहीं होती है कि वह प्रभावशीलता. उन्नत तकनीक में स्वतः यह क्षमता नहीं होती है कि वह प्रभावशीलता प्रदान कर सके. फुल स्टॉप कर दे. पढ़ाने का तरीका प्रेरणा की विधि. पढ़ाने का तरीका, प्रेरणा की विधि, उचित प्रतिपुष्टि और त्वरित कार्य तकनीक को सहयोग करके शीघ्र उचित और समग्र सीखने में सहायता करता है. इतनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी क्यों ना हो जाए, लेकिन मेथोडोलॉजी यानी ट्रेनर की आवश्यकता नहीं जाती. मेथोडोलॉजी तो ट्रेनर ही बताएगा कैसे पढ़ाना है, तो ट्रेनर की आवश्यकता नहीं खत्म होगी. हाँ ठीक है, थोड़ा रोल उसका चेंज हो जाएगा, उसकी आवश्यकता नहीं खत्म होगी. और मोटिवेशन टेक्नोलॉजी नहीं देगी. ठीक है, मोटिवेशन में कुछ आप वीडियो, ये ग्राफ दिखा के मोटिवेशन आता है, बट कब और कैसे क्या दिखाना है वो तो ट्रेनर ही डिसाइड करेगा कि मोटिवेशन में कब और कहां क्या करना है, प्रश्न कब पूछना है. तो ये जो मोटिवेशन की मैकेनिज्म है. और इसके बाद फीडबैक टेक्नोलॉजी
से जो प्राप्त होगा वो भी किसी ट्रेनर के द्वारा ही प्राप्त होता है, एंड क्विक रिस्पांस। तो ये सब अगर टेक्नोलॉजी को नहीं मिलेगा तो टेक्नोलॉजी स्वतः जो है प्रभावशीलता नहीं दे सकती। तो टेक्नोलॉजी को सप्लीमेंट कोई न कोई, यानी ह्यूमन नेचर या ह्यूमन माइंड जो है जो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, अगर वो होगा नहीं कर सकते। इसी में आप आगे अब पहला चेंज करके लिख लें, फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट लर्निंग, द वर्चुअल कंफ्यूजन न रहे, दोनों एक साथ हो जाएगा। वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट इवॉल्व from the concept of smart learning, the virtual learning environment has been evolved. EVOLVED, evolved मतलब उससे आया, उससे उत्पन्न हुआ। evolved का मतलब उत्पन्न हुआ, उससे आया। तो इसकी आप हिंदी लिख लें। उत्कृष्ट सीखने की अभिधारणा से, उत्कृष्ट सीखने की अभिधारणा से आभासी शिक्षण परिवेश, उत्कृष्ट सीखने की अभिधारणा से आभासी शिक्षण परिवेश, आभासी शिक्षण परिवेश की शुरुआत हुई, चलिए इसी में आगे आप ऐड कर लें। अतः संस्थान जो उत्कृष्ट शिक्षण प्रदान करते हैं, अतः संस्थान जो उत्कृष्ट शिक्षण प्रदान करते हैं उन्हें आभासी शिक्षण परिवेश का प्रभावशाली ज्ञान होना, उन्हें आभासी शिक्षण परिवेश का प्रभावशाली ज्ञान होना आवश्यक है, प्रभावशाली ज्ञान होना आवश्यक है। चलिए मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, जो इंग्लिश में लिखने वाले वो लिख ले। द इंस्टीट्यूट adopting smart learning must know the effectiveness of virtual learning environment। कंफ्यूजन दोनों में हो कि वर्चुअल लर्निंग क्या है और स्मार्ट लर्निंग क्या है, तो दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट एक तरह से टेक्नोलॉजी पार्ट है और स्मार्ट लर्निंग उसका सॉफ्टवेयर पार्ट है, जो एक्टिविटीज है, तो एक तरह से वो सॉफ्टवेयर पार्ट है आप कह सकते हैं। जब दोनों मिलेंगे तभी ये स्मार्ट लर्निंग होगी। स्मार्ट लर्निंग के लिए वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट जरूरी है और वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट प्रभावी उसके लिए स्मार्ट लर्निंग भी जरूरी है। तो दोनों का एक जब प्रॉपर होगा हो गया। मिटा दे इसको। इसीलिए आप अगला पैरा चेंज कर ले, थोड़ा 2-3 लाइन और लिख के फिर हम डिस्कस करते हैं। दी ब्लेंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी
इंटरनेट से ढूंढ के, इसलिए और कहीं ये शब्द मिलेगा नहीं। तो ब्लेंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी विथ मेथोडोलॉजी is the main framework of smart learning. Smart learning provides everything to trainer at one place to integrate the complete learning material in virtual learning environment and as नहीं in the form of in virtual learning environment. You could stop कर दो. The content developed in cloud computing. ये कंप्लीट आपका है, जो दोनों का एक साथ मिला दीजिए। The blending of technology with methodology is the main framework of smart learning. The smart learning provides everything to trainer at one place to integrate the complete learning material. RIAL material to complete learning material in virtual learning environments. The content are developed in, यानी जो लर्निंग इन्वायरमेंट से कहां डेवलप होगा, क्लाउड मटेरियल्स जो डेवलप करते हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग में डेवलप नहीं, वहां पे सब कुछ स्टोर रहता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में वो पूरा, चलिए प्रोसेस ही पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग का है, स्मार्ट लर्निंग एंड वर्चुअल इन्वायरमेंट्स। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में पूरा वो डेवलप होते हैं और उसी में रखते हैं। वहां से ट्रेनर भी देख सकता है, ट्रेनिंग भी देख सकता है, दोनों उसमें एक साथ काम कर सकते हैं। तो चले, इसमें हो गया, लिख लिया, हिंदी में आप लिख ले। और शिक्षण, तकनीक और शिक्षण विधि का, तकनीक और शिक्षण विधि का समुचित सम्मिश्रण उत्कृष्ट सीखने की मुख्य संरचना है। उत्कृष्ट सीखने की मुख्य संरचना है। उत्कृष्ट सीखना, फुल स्टॉप बाद लिखे, उत्कृष्ट सीख, हाँ फुल स्टॉप के बाद उत्कृष्ट सीखने की प्रक्रिया में, उत्कृष्ट या विशेष कर दे या विशिष्ट कर दे, विशिष्ट सीखने की प्रक्रिया में, विशिष्ट सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक को सीखने की प्रक्रिया में
उत्कृष्ट सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं इस प्रकार प्रदान की जाती हैं। शिक्षक को एक ही स्थान पर सुविधाएं इस प्रकार प्रदान की जाती है कि वह संपूर्ण सीखने की विषय वस्तु को आभासी परिवेश में समायोजित कर सके। आभासी परिवेश में समायोजित यानी बना सके, आभासी परिवेश में बना सके। फुल स्टॉप के बाद लिख ले, यह संरचना विषय वस्तु की यह संरचना क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा किया जाता है। विषय वस्तु की यह संरचना क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा किया जाता है। सब कुछ कंटेंट आपका, जैसे इंटरैक्टिव बोर्ड है, मैंने बताया, और 4-5 जो है और भी टूल्स हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जितने भी टूल्स है वो सब कंटेंट पहले से ही क्लाउड कंप्यूटिंग में बना रहता है। तो जब टीचर चाहे या ट्रेनिंग चाहे, दोनों भी उसको जब चाहे उसको यूज कर सकते हैं, उस पर डिस्कस कर सकते हैं, या फिर नेट से कोई वीडियो या कोई लर्निंग मटेरियल है, लेसन प्लान, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान बना है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उस पे वो और डिस्कशन जब चाहे आवश्यकता अनुसार उसको डिस्कस कर सकते हैं। स्मार्ट लर्निंग में 2 चीजें ज्यादा मुख्यतः से यूज होता है, एक तो स्मार्ट डिवाइस और दूसरा सोशल इंटरेक्शन। स्मार्ट लर्निंग में स्मार्ट डिवाइस यानी जो भी डिवाइसेस हैं एडवांस, और सोशल इंटरेक्शन, 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जितने भी स्किल ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है, स्पेशली वोकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे यहां पर है, तो इनको अब स्मार्ट लर्निंग में जाना पड़ेगा। और स्मार्ट लर्निंग के जाने के लिए अपना टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कंटेंट्स, क्वालिटी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सब चेंज करना पड़ेगा। स्मार्ट लर्निंग का सक्सेस किस पे डिपेंड करता है? कॉम्पिटेंसी ऑफ ट्रेनर नहीं है तो स्मार्ट लर्निंग का सभी टेक्नोलॉजी सब कुछ रह जाएगा। इसलिए स्मार्ट लर्निंग की जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रेनर के ऊपर डिपेंड करती है कि ट्रेनर को क्लाउड कंप्यूटिंग आता है, ट्रेनर कंप्यूटिंग में जाता है, और ट्रेनर को कब किस सॉफ्टवेयर को कब यूज करना है। इतने सॉफ्टवेयर्स होते हैं तो सबका नॉलेज सबको तो नहीं हो सकता, तो लेकिन ठीक है, जो वो पढ़ा रहा है, जिस सिस्टम्स का 5 या 10 या 15 जो भी सॉफ्टवेयर है, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, गैजेट्स हैं, उनका कैसे ऑपरेट करना है और वो उसको पता होना चाहिए। जैसे इंटरैक्टिव बोर्ड का ही मैंने कहा, इसके बहुत से फीचर हैं, हमें नहीं पता होते हैं, कितने फीचर्स नहीं जानते हैं, कितना इसको यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज कर सकते, तो वो हमें पता नहीं। चलिए बिताएंगे 5-7 मिनट। अभी हम आते हैं क्या सॉफ्टवेयर इसमें यूज किया जाता है। एक बार सॉफ्टवेयर कुछ 5, 7, 10, 15 जो है यूज कर लें, फिर कल हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। जनरली जो स्मार्ट लर्निंग है, जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं उस सॉफ्टवेयर पे एक बार देख ले। तो लैपटॉप तो होना ही चाहिए, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों इसमें है। डॉक्यूमेंट स्कैनर,
डॉक्यूमेंट स्कैनर, ऐसे हम विजुअलाइजर भी कहते हैं। ये ओएमआर स्कैनर से अलग होता है, केवल प्रोजेक्ट करने के लिए होता है, डॉक्यूमेंट्स को प्रोजेक्ट करने के लिए ट्रेनर यूज कर सकता है, उसको प्रोजेक्ट कर सकता है। यहाँ पर होगा विजुअलाइजर भी है, यहाँ पे तो पहले खरीदा गया था विजुअलाइजर। तो डॉक्यूमेंट स्कैनर और वीडियो कैमरा, इंटरैक्टिव बोर्ड, वीडियो कैमरा, इंटरैक्टिव बोर्ड, कहीं जरूरत पड़ेगी तो डिजिटल कैमरा भी होना चाहिए, डिजिटल कैमरा, इंटरैक्टिव प्रोजेक्टर, हो गया, मिटा दे। दोनों आ जाएगा इसमें। ये तो हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी आ गया है। हाँ, सॉफ्टवेयर के लिए चलेगा कैसे, तो जरूरी है, तो दोनों इसमें है। तो इंटरैक्टिव प्रोजेक्टर्स, सिंपल प्रोजेक्टर कर सकते हैं, सिंपल प्रोजेक्टर्स, स्पीकर अगर जरूरत है, जहां पे स्पीकर है, स्टूडेंट सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर है, स्टूडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम, इसके बाद प्रिंटर, टैबलेट्स, ग्राफिक टैबलेट्स, इम्प्रेसर, iThought सॉफ्टवेयर, वायरलेस माइक्रोफोन, जहां जरूरत पड़ती है, तो जैसे बार बार निकल जाता है तो वायरलेस होता तो निकलता नहीं, तो वायरलेस माइक्रोफोन की आप जरूरत होती है। और ऑप्टिकल पार्ट्स रीडर, इसे कहते हैं ओएमआर स्कैनर, ऑप्टिकल मार्क रीडर या ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क या मार्क्स भी करते हैं, मार्क्स रीडर या ओएमआर स्कैनर, ऑप्टिकल मार्क्स रीडर या ओएमआर। हो गया, मिटा दे। आगे आप इसके आगे आप लिख ले रीजनेबल, अगला पॉइंट है उसी में, रीजनेबल क्लाउड बेस्ड कम्युनिकेटिंग सिस्टम, रीजनेबल क्लाउड बेस्ड के बाद एक कम्युनिकेटिंग सिस्टम, एक ही है, पूरा एक है, ये पूरा एक ही है। रीजनेबल क्लाउड बेस्ड, BASED, रीजनेबल क्लाउड बेस्ड स्काइप,
एक सॉफ्टवेयर है, क्या है वो हम बताएंगे क्या है। ये स्काइप सॉफ्टवेयर आता है जो यूज किया जाता है। स्काइप सॉफ्टवेयर इंटरेक्शंस के लिए दूसरी जगह अगर करना है आपको तो स्काइप के द्वारा आप अपने कंटेंट्स को बाहर भेज सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है। प्रेजेंट मी, ये सॉफ्टवेयर ये भी है। प्रेजेंट मी एडू, प्रेजेंट मी एडू ये सॉफ्टवेयर है। इसके बाद प्रेजेंट मी एडू सॉफ्टवेयर है। इसके बाद काऊ, काऊ काम, काऊ काम सॉफ्टवेयर है, ये भी यूज किया जाता है। तो इसको आप देखिए, नेट पर सर्च करिएगा क्या है काऊ काम। विकी लर्निंग, विकी लर्निंग, विकी लर्निंग, हाइकू, HAIKU, हाइकू, और विकी लर्निंग नहीं, विकी स्पेस के नाम से आता है। विकी स्पेस हाइकू लर्निंग, विकी स्पेस हाइकू लर्निंग, हाइकू लर्निंग हो गया। इसके बाद YAMR, YAMR, और एक सॉफ्टवेयर होता है COOO, कुक्कू काम। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर है, और भी अब तो एडवांस हो गया तो और भी होगा, बट कुछ मैंने सॉफ्टवेयर किया जो आपके वर्चुअल क्लास में या फिर स्मार्ट क्लास दोनों मिला दे, तो दोनों के लिए यूज किया जाते हैं। तो मैक्सिमम को तो आप जानते होंगे कि वो सॉफ्टवेयर कुछ है जो आप नहीं जानते होंगे। हाँ नहीं, ये अलग है, ये अलग है, वो अलग है। इसके साथ एक होता है गूगल पाथ, गूगल पाथ, ये अलग है, ये भी अलग है। नॉलेज पाथ, इसके बाद है सोक्रेटिव, SOCRATIV, सोक्रेटिव, गूगल नॉलेज पाथ, सोक्रेटिव, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। जो सॉफ्टवेयर तो बहुत है, पर जो स्मार्ट लर्निंग और इंटरेक्टिव डिवाइस के लिए या वर्चुअल क्लासेस के लिए यूज किया जाता है, मेजोरिटी में जो यूज होता है, तो ये इसमें है, और भी यूज होते होंगे, ऐसा नहीं कि यही सब है। जो भी 10-12 मैंने लिखाया है, ये तो हो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों इसमें। तो नहीं, उसके आप देख लेंगे। ठीक है, इसको बंद कर देना है।